देखेंगे। आर्टिकल 73, 74 एंड 75 ये डील करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में। आर्टिकल 74 एंड 75 क्या कहते हैं, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता दूं। आर्टिकल 74 ये बात करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, ठीक है जी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बात करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, टू एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, ये जो है आर्टिकल है। आर्टिकल के अंदर भी यही लिखा हुआ है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड to aid and advise to the president who shall in exercise of his functions act in accordance with such advice। हालांकि उस एडवाइस जो दिया जाएगा उसके काम अकॉर्डिंग जो काम करना है उसको एक बार वो रिकंसिडर करने के लिए कह सकते हैं। अगर उन्होंने एक बार रिकंसिडर कर दिया, लोकसभा राज्यसभा में एक बार दिखा दिया, तो फिर भी उसके बाद क्या होगा कि फिर भी मानना पड़ेगा। फिर एट द एंड किसको मानना पड़ेगा, फिर मानना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट को, उसके ऊपर एसेंट देनी पड़ेगी। ये आर्टिकल 74 में आकर जो है, जो प्रेसिडेंट के पास जो इतनी पावर्स थी, जो वाइस प्रेसिडेंट के पास पावर थी, जो भी था इन दोनों के पास, वो सारी की सारी आर्टिकल 74 में किसने छीन ली, प्रधानमंत्री ने। क्या कह रहे हैं, द प्रेसिडेंट सेल, मैंने आपको कहा था ना लॉ में सिर्फ दो वर्ड चलते हैं, सेल और मे। सेल का मतलब होता है कि आपको करना ही पड़ेगा। अब यहां पे लिख दिया कि प्रेसिडेंट सेल इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। ये सेल है, सेल, प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा जो भी एडवाइस। एडवाइस तो लैंग्वेज है, जो भी कह रहे हैं वो सुनो, ठीक है ना। तो यहां पे कौन बन गया पावरफुल, प्रधानमंत्री। बस ये जो आर्टिकल 74 है ना, ये हिंदुस्तान के अंदर जो है राष्ट्रपति से ज्यादा ताकतवर किसको बना देता है, प्रधानमंत्री को। दिस इज द आर्टिकल 74। यहां पे प्रधानमंत्री ज्यादा पावरफुल बन जाता है और प्रेसिडेंट कम। इसी ज्यादा पावरफुल की वजह से डॉक्टर BR अम्बेडकर कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री का मतलब है अमेरिका का राष्ट्रपति, और अमेरिका के राष्ट्रपति का मतलब है हमारे देश में प्रधानमंत्री। हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री का पद जो है, उसकी जो पावर है वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के बराबर है, और अमेरिका के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो पावर्स है हमारे प्रधानमंत्री के बराबर है, ना कि हमारे राष्ट्रपति। क्योंकि हमारे यहाँ राष्ट्रपति से ज़्यादा पावरफुल कौन है, प्रधानमंत्री। आर्टिकल 74, बस ये एक आर्टिकल और एक ये लाइन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। इस लाइन ने जो है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड। पहले तो सारी की सारी देखें, अब यहाँ पे क्या है, सारी की सारी पावर किसके हाथ में आ गई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में आ गई। आर्टिकल 75 में जो है इन्होंने और पलट दिया इस गेम को सारा का सारा, अब पूरी तरह से प्रधानमंत्री के हाथ में दे दिया। कैसे, इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 75 में क्या लिखा हुआ है, अदर मिनिस्टर्स, अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स, अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स, अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स। इसमें क्या बता रखा है, इसमें बता रखा है कि भैया जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, पहले प्रधानमंत्री जो है इसको अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और बाकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है इसको अपॉइंट कौन करते हैं, आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऐसे अपॉइंट नहीं कर देंगे, उन्हीं को अपॉइंट करेंगे जिनको प्रधानमंत्री बोलेगा कि अपॉइंट करो। मतलब ये एक लिस्ट भेजेंगे कि इन इन लोगों को मिनिस्टर बनाना है। तो सारी पावर आ गई किसके हाथ में, प्रधानमंत्री के हाथ में। अब प्रधानमंत्री जिनको बोलेगा कि ये मिनिस्टर बनेंगे वही मिनिस्टर बनेगा, उसके अलावा कोई नहीं बनेगा। तो पावर किसके हाथ में आ गई, प्राइम मिनिस्टर। पावर थी किसके हाथ में, प्रेसिडेंट, लेकिन आ किसके हाथ में गई, प्रधानमंत्री। करेंगे वही, प्रेसिडेंट ही साइन करेंगे, लेकिन लॉ में उनके ऊपर क्या कर दिया, ऑब्लिगेशन लगा दिया कि आपको करना ही पड़ेगा सर, आप ये नहीं कह सकते नहीं करेंगे। सेल है, सेल। आप चाहे सुप्रीम कोर्ट से जाकर आर्टिकल 143 में पूछ लीजिए कि सेल का क्या मतलब होता है। सेल का मतलब हो गया कि प्रधानमंत्री जो कह रहा है वो चुपचाप कर दो, नहीं तो आप पे क्या लगा देगा, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट किस आधार पर लगता है,
इम्पीचमेंट लगता ही किस आधार पे? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और ये आर्टिकल 75 और 74 किस में मेंशन है? कॉन्स्टिट्यूशन। आप कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन कर रहे हैं अगर प्रधानमंत्री की बात नहीं मान रहे हैं तो आपके ऊपर इम्पीचमेंट चल जाएगा। और इम्पीचमेंट अगर आप पे चल गया तो साइन तो छोड़ो, कुर्सी नहीं बचेगी आपकी। यहाँ जाके प्रेसिडेंट से ज़्यादा पावरफुल हो जाता है प्रधानमंत्री। यहाँ जाके गेम सारी पलट गई। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या बवाल है, एक बार देखेंगे ज़रा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर बेसिकली क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक बड़ा गणपति, फिर उससे छोटा गणपति, फिर उससे छोटा गणपति, फिर उससे छोटा गणपति, ऐसे गणपति होते हैं, ठीक है। ये ऐसे ऐसे हो गए। सबसे पहले ऊपर वाले मिनिस्टर्स ऐसे, फिर उसके बाद ये हो गए मिनिस्टर्स, ये हो गए मिनिस्टर्स, ये हो गए मिनिस्टर्स, फिर हो गया ये मिनिस्टर्स, और फिर हो गया ऐसे मिनिस्टर। सबसे ऊपर वाले मिनिस्टर होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर का मतलब क्या होता है? जिसके हाथ में होती है डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन ले सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण जी। निर्मला सीतारमण जी जो है फैसले ले सकती है सारे के सारे, लेकिन उनके नीचे जितने भी हैं उनके अंदर भी बहुत हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास कम चीज़ें होती है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स होता है, सारे के सारे कंपनी लोग के रेगुलेशंस उनके हाथ में होते हैं। सेबी उन्हीं के अंदर होता है जो सिक्योरिटी मार्केट को देख रहा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आप जितने भी सिक्योरिटी मार्केट के अंदर बीएससी एनएससी का खेल चलता है, कौन देखता है? यही देखते हैं। अगर हम बात करें आरबीआई कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आपके जितने भी जो सिक्योरिटीज़ इशू किए जाते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं आउटसाइड इंडिया, एडीआर इशू किया जाता है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट आउटसाइड इंडिया, आपका जीडीआर इशू किया जाता है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, वो भी जो आउटसाइड इंडिया होता है, वो सारी की सारी चीज़ें किसके पास आती है? फेमा। और फेमा अल्टीमेट किसके पास आता है? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। तो जब तक निर्मला सीतारमण जी ऑर्डर नहीं कर देंगे ना, तब तक जो है पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में बैठा हुआ चेयरपर्सन जो है वो डिसीजन नहीं ले सकता। वो आरबीआई में बैठे हुए जो है वो इतनी इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि उनको पूछना पड़ेगा वो फाइनेंस मिनिस्टर से, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर पूरे देश का खजाना संभाल रहे हैं, पूरी देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके हाथ में है। और इसके लिए किसी काबिल इंसान को है जो है ऐसे पोस्ट पे होना ज़रूरी है। और वो काबिल इंसान जब अंतिम में फैसला लेके हाँ बोल देगा तब जाके जो है वो इम्प्लीमेंट होगा, अदरवाइज वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकता। इसीलिए डिसीजन मेकिंग की पावर जिसके हाथ में होती है वो सबसे ऊपर होता है, दैट इज़ कैबिनेट मिनिस्टर। लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर कभी कभी हो सकता है बीच में कभी तबीयत खराब हो जाए, कभी बीच में निकल ही ले। समझ रहे हैं आप बात को? तो कैबिनेट मिनिस्टर के साथ में क्या होता है? एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट हमेशा साथ में चल रहा होता है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट आप देखेंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जैसे फाइनेंस मिनिस्टर, मैं निर्मला सीतारमण का ही एग्जांपल ले लूँ, इनके साथ अनुराग ठाकुर, अभी जो ये आई थिंक इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इनके हाथ में है। ये जो अनुराग ठाकुर है, ये अनुराग ठाकुर पहले क्या होते थे? पहले मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते थे, निर्मला सीतारमण के पीछे घूमते रहते थे। देखा होगा भी अगर आपने, जब वो बजट लेके आते तो पीछे पीछे चलते थे। क्यों? वो नज़र बनाते रहते हैं, कभी जाएगी ताई जाएगी तो फिर मैं ताई की जगह बैठूंगा। समझ रहे हैं? ऐसे सबके साथ होता है। ये अभी क्या नाम है? अजय मिश्रा मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, किसमें? होम में। जैसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन फाइनेंस था कौन? अनुराग ठाकुर। अजय मिश्रा, अजय मिश्रा ही तो था जिसके बेटे ने कार चला दी थी किसानों पे। अब वो मतलब चलाई या नहीं चलाई वो तो खैर कोर्ट का मसला है, लेकिन हकीकत क्या है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो ये जो अजय मिश्रा थे, ये कौन थे? ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे। मतलब अमित शाह के बाद नंबर 2 होम मिनिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट बंदा होगा। उसी तरीके से अनुराग ठाकुर क्या है? फाइनेंस मिनिस्ट्री में नंबर 2, जो उसके बाद इंपॉर्टेंट होगा। इसका डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं है, लेकिन लगभग इक्वली पावर लेके चल रहा है। ये असिस्टेंस करता है, पूरी तरीके से असिस्ट करता है। और जितने भी डिपार्टमेंट उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के नीचे होंगे, वो सारे के सारे मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट्स जो है इन्हीं को फॉलो कर रहे होंगे। जब होम मिनिस्टर नहीं फ़ोन उठा रहा होगा तो किसको फ़ोन लगा रहे होंगे? अजय मिश्रा को। समझ रहे हैं? जब निर्मला सीतारमण फ़ोन नहीं उठा रही होंगी तो किसको लगा रहे होंगे? अनुराग ठाकुर को। अभी की पुरानी ज़्यादा सोच लेना आप, तो अनुराग ठाकुर के बाद इंडिपेंडेंट चार्ज है। बट एक बात बता रहा हूँ, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है आपका डेप्यूटी मिनिस्टर। डेप्यूटी मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर क्या होते हैं?
ये इनसे नीचे होते हैं। ये सारे के सारे मिनिस्टर जो है ये भी इंतजार कर रहे होते हैं कि कब जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो यहाँ पहुँचे कैबिनेट पे और मैं पहुँचूँ इससे यहाँ पे, समझ रहे हैं, उससे नीचे। ये बड़ा गणेश, ये छोटा गणेश, ये छोटा गणेश, उससे भी छोटा छोटा गणेश, लास्ट में एक गणेश और है। ये बेसिकली है नहीं बट पोस्ट का नाम है ये। एंड दैट इज व्हाट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट बट इंडिपेंडेंट चार्ज। ये क्या चीज़ होती है? ये कुछ नहीं होती है। बेसिकली जो है ये जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट था ना, जब ये कैबिनेट मिनिस्टर बन जाता है, मान लो कि कभी निर्मला ताई की तबीयत खराब हो गई, 15-20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए जा रही हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि अनुराग अब भाई बजट लेके आना है, फरवरी का टाइम है, बजट तो लाना ही पड़ेगा। एक बार देखा अरुण जेटली जी का की तबीयत खराब हो गई तो पीयूष गोयल जो थे वो लेके आए थे बजट, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे उस टाइम पे, समझ रहे बात को आप? तो भाई अगर मान लो कि तबीयत खराब हो जाती है तो अनुराग ठाकुर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट से क्या बन जाएंगे, कैबिनेट मिनिस्टर। लेकिन उसके बाद उनकी पोस्ट का नाम क्या होगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। अब इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है कि भाई ये पूरा फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने हाथ में लेके चल रहा है, ये होता है। और ये सारे के सारे मिनिस्टर जब मिल जाते हैं तो यही सारे के सारे मिनिस्टर जब मिल जाते हैं तो यही बन जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है जी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अलग चीज़ है और कैबिनेट मिनिस्टर अलग चीज़ है। काउंसिल में सब आ जाते हैं और कैबिनेट एक सेपरेट पोस्ट है। इसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात की गई है जो ऐड करेगा, एडवाइस करेगा। इन सब में सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री इतनी बड़ी टीम बनाते हैं सारी की सारी। अच्छा, एक एग्जांपल के लिए एक बात कह रहा हूँ, मान लो रेलवे मिनिस्टर है। अब ये रेलवे मिनिस्टर ने रेलवे में मान लो कि कहीं आग लग गई या कुछ हादसा हो गया, खुदा ना खास्ता, भगवान कभी ना करे, एक ऐसा हादसा हो गया और इस हादसे में जो है काफ़ी सारे लोगों की डेथ हो गई, हज़ारों लोगों की डेथ हो गई उसके अंदर। तो क्या इसके अंदर सिर्फ मिनिस्टर ऑफ जो रेलवे है, जो रेलवे मिनिस्टर है, क्या रेलवे मिनिस्टर के ही सर पे तलवार लटकेगी या पूरे के पूरे कैबिनेट पे तलवार लटकेगी, पूरे के पूरे सॉरी काउंसिल पे तलवार लटकेगी? है संजय, क्या लगता है? पूरे के पूरे काउंसिल पे तलवार लटकेगी या सिर्फ जो है प्रधान जो है क्या कहते हैं रेलवे मिनिस्टर फंसेगा इसके अंदर कि भाई रेलवे मिनिस्टर नहीं तो क्या कहते हैं उसके रेलवे के ही क्या कहते हैं मतलब मिनिस्ट्री के अंदर ही तो प्रॉब्लम हुई है, तो हम क्यों क्या कहते हैं मतलब जो है इसके अंदर प्रधानमंत्री को क्यों बख्शें या क्यों पकड़े या फाइनेंस मिनिस्टर को क्यों हम उसके अंदर दोषी साबित करें? किस पे लगेगी सिर्फ तलवार, किस पे लटकेगी? सिर्फ क्या कहते हैं रेलवे मिनिस्टर पे या पूरे के पूरे काउंसिल पे? पूरे के पूरे काउंसिल पे। ठीक है जी, पूरे के पूरे काउंसिल पे जो है तलवार लटकेगी, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि दे ऑल आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, कलेक्टिवली। मान लो कि भाई अब ये तो ऑब्वियस ही बात है, अब मान लो कि किसी एक पर्सन का, फाइनेंस मिनिस्टर का, ऐसे ही बता रहा हूँ मैं, फाइनेंस मिनिस्टर किसी करप्शन के केस में फंस गए तो पूरी सरकार पे इल्जाम लगेगा ना कि पूरी सरकार ही करप्टेड है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पूरी सरकार के खिलाफ आएगा। तो इसीलिए सबकी जिम्मेदारी है कि एक दूसरे की गलतियों को भी नहीं होने देना है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि तुम गलत हो जाओगे तो दूसरे हम गलत हो जाएंगे। ऐसा तो ना होगा कि अब जैसे वही वाली बात है, जीतते हैं तो हर जगह क्या होता है, मोदी सरकार मोदी सरकार मोदी सरकार, तो बदनामी भी होगी तो मोदी की होगी ना। जो लोग, ये बात हकीकत है। पहली बात तो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल तो है ही है। दूसरी चीज़ क्या है कि एक चीज़ और है। अच्छा, ये प्राइम मिनिस्टर इतने सारे लोगों को क्यों बना रहे हैं? पहले तो ये बताओ कि इतने सारे लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि भाई चेन नहीं रुकनी चाहिए। मान लो कल की कोई ना रहे तो दूसरा है, दूसरा नहीं तो तीसरा चौथा, एक तो ये है। दूसरा क्या होता है कि भाई देश में सरकार ऐसे नहीं बनती, देश में सरकार के लिए बहुत लोगों को मनाना पड़ता है, बहुत लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, बहुत लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है। और जब बहुत लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है तो उनके लिए सबसे बड़ा तोहफा ही क्या है? यही मिनिस्ट्री। समझ रहे हैं? अब देश के सबसे 100 पावरफुल लोग जो अगर आपके साथ खड़े हो जाए तो कौन हिला सकता है आपको? इन 100 लोगों को क्या कर दिए? मिनिस्ट्री कर दीजिए। कॉमन मैन जब भी आपसे जुड़ेगा इमोशन के साथ बड़ा इंसान जिसने आपके पीछे 500 करोड़ 1000 करोड़ रुपए लगाया, उसको नहीं चाहिए आपका इमोशन, उसको चाहिए इंटरेस्ट। इसी से इंटरेस्ट से वो आपसे जुड़ा है। तो बड़ा इंसान जब जुड़ता है वो इंटरेस्ट से जुड़ता है और कॉमन इंसान जुड़ता है तो इमोशन से। आप चले गए किसी प्रधानमंत्री से, या आप जो है प्रधानमंत्री अमित शाह या मतलब कि गृह मंत्री अमित शाह जी से, इन सब से मिलने जाए, मिलेंगे भी नहीं आपसे। डीएम से, आईपीएस से, पता नहीं इक्का दुक्का कभी कोई मिल जाए तो मिल जाए, वो भी ना मिले। क्यों? इंटरेस्ट।
लेकिन आप अगर ये संदेश पहुंचा दे जेपी नड्डा तक कि भाई साहब मैं जो है आपको अपने स्टेट के अंदर कम से कम 50 सीटें लाके खड़ा करके दे सकता हूँ, तो मोदी जी खुद रिसीव करने आ जाए आपको घर पे। इंटरेस्ट, कॉमन मैन तो इमोशन से कभी एक का मिल भी गया ना, हल्का सा मुस्कुरा दिए, हल्का सर पे हाथ रख दिए, हाँ भैया अमित शाह हमारे सर पे हाथ रख दिए यार, ऐसे हाथ रखे, ऐसे कंधे पे हाथ दो बार थपथपाए, भाई इतने में हो गया। नेता भी फ़ायदा उठाता है इस चीज़ का, वो भी इलेक्शन जीतने के बाद अपने गले से माला निकालता है, माला निकाल के फेंक के देता है कि ये जीत मेरी नहीं आपकी है। इंसान इतने में खुश, घर घर मोदी, हर हर मोदी इतने में रैलियाँ निकल जाती है। कॉमन मैन के इमोशन पे बस, भैया ज़िंदगी में कुछ नहीं कमाए लेकिन इज्जत कमाए, भाई इज्जत के लिए, मान सम्मान के लिए वो उस पर जुड़ेगा। बड़े वाले को नहीं चाहिए कि ये जो जीत है ये सब आपकी वजह से। अरे ये सब मत सुना, मुझे ये बता कि कितने टेंडर मिलेंगे मुझे। 500 करोड़ रुपये लगाया है, अब वो 500 करोड़ अगर 800 करोड़ में कन्वर्ट ना करो तो फ़ायदा क्या तेरे पीछे लगाने का। तो जो बड़े लोग होते हैं ना उनको चाहिए इंटरेस्ट, छोटे लोग जुड़ते हैं इमोशन से। ठीक है जी, इंटरेस्ट। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया के लोग अगर आपके साथ रहे, अगर आपकी ताकत बन के चले वो, तो आइडेंटिफाई करो कि लोगों का इंटरेस्ट क्या है। जो अगर आपने सामने वाले का इंटरेस्ट सेटिस्फाई कर दिया वो आपके साथ है, आप इंटरेस्ट सेटिस्फाई कर रहे हैं, लोग आपके साथ है, नहीं है तो बेकार। लोगों भाई, लोगों की गरीबी बहुत, लोगों को चाहिए पैसा। आप किसी मेट्रो स्टेशन के बाहर बैठ जाओ ऐसे बैग लेकर, और बैग में खूब सारे नोट रखो, गड्डियाँ बिछा बिछा के रखो उसके अंदर, और जैसे चैन खोलो मेट्रो स्टेशन के बाहर निकाल के, और चैन में से खोल कर 500 के नोट की गड्डियाँ निकालो, फेंकना स्टार्ट कर दिया, या सबके ऊपर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लूटने लग गए। हाँ हाँ भैया, फटाफट लूटने लग गए। और उसके बाद चैन बंद कर दिया आपने, और चैन बंद करने के बाद फिर गालियाँ दो, ये कुत्ते हराम ज़्यादा, ये वो ऐसा, आप दबा के गालियाँ दो इन लोगों को। एक इंसान नहीं भागेगा, आपको गलत नहीं बोलेगा, बोलेगा अरे भैया ऐसे ही बस दिल के बुरे नहीं है, कभी कभी ऐसे बोल देते गुस्से में फिर आपने चैन खोला, फिर लुटाया, जो कुछ भी है वो लूट के, फिर आपने बंद किया, फिर गालियाँ दे रहे हैं, फिर वो यही कह रहे हैं कि नहीं भैया दिल के बुरे नहीं है, बस कभी कभी गुस्से में आ जाते हैं। इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट सेटिस्फाई हो रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है आप गाली दे, कुछ भी दे, जो कुछ भी है। इंटरेस्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सेटिस्फाई द इंटरेस्ट। आधे से ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं, दे डू नॉट नो व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ यूपीएससी, बिकॉज दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द इंटरेस्ट ऑफ यूपीएससी, व्हाट यूपीएससी एक्चुअली वांट्स। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इंटरेस्ट एंड दैट पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट। ये सारे के सारे वही लोग हैं जिन लोगों ने मोदी जी को मोदी जी बनाया। भाई इन लोगों का इंटरेस्ट क्या है? इनको ये नहीं सुनना मोदी जी से कि भाई और बहनों मैं आज जो कुछ भी हूँ और सब आपकी वजह से, ये सब बातें नहीं सुननी उनको। और लाल कृष्ण आडवाणी से बोल गए कि मित्रों आज जो कुछ भी मैं हूँ वो हमारे आडवाणी जी की वजह से हूँ, और आडवाणी जी जो कुछ भी है मेरी वजह से है। प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, मारेंगे भी मेरे को यार ऐसे बोलते हुए देख लेंगे तो। प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, मार्गदर्शक मंडल में बिठा दिया गया उन्हें। तो उनको ये नहीं चाहिए, बड़े लोगों को चाहिए क्या? इंटरेस्ट। इनको दे दी, मिनिस्ट्री दे दी, खुश हो गए, हो गया काम। पार्लियामेंट जानता था कि ऐसे तो बहुत कुछ कर देंगे। अब इनके 300 सांसद आए, 300 के 300 सांसदों को मिनिस्ट्री दे दी, कोई ना कोई मिनिस्टर बना दिया, कुछ बना दिया। इतना नहीं बांटना, एक लिमिट बना दी उन्होंने। कह रहा जो लोकसभा है ना, लोकसभा के अंदर 15% बस, इससे ज़्यादा नहीं। 15% से ज़्यादा जो है लोकसभा की लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। 543 का 15% निकाल लो, कितना होता है? 80 70 78 80 के बीच में जा रहा है, बस इतने बनाना। अभी 78 समथिंग इनके मिनिस्टर्स हैं, पूरे काउंसिल का मिला दिया जाए तो जो कुछ भी है, इससे ज़्यादा नहीं। दिस इज़ द लिमिट। और ये सारे के सारे कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे। ऐसा नहीं कि अजय मिश्रा ने कुछ कर दिया तो मोदी जी पे आँच नहीं आएगी, ना ना ना, आपकी सरकार जा सकती है इसके अंदर, ठीक है ना। ये देश की जनता है, ये शांत रहती है, शांत रहती है, और जब पलटती है ना तो अच्छा को पलट देती है। इन्होंने बड़े बड़े लोगों का जो है गर्व तोड़ा है, जिनको लगा कि हम भगवान बन गए। इंदिरा गांधी के साथ क्या हुआ? 1977 में हार गई ना इलेक्शन, जबकि वर्ल्ड लीडर थी। तो जनता को बेवकूफ़ नहीं समझना, जनता बहुत समझदार है। बस ये कभी कभी जागती है यार,
देश अगर आप चाहते हैं ना आने वाले 100 सालों तक एकदम ऊंचाइयों पर है, आने वाले 5 साल तक लगातार जगा के रखो पर डे, ऐसी क्रांति जो लगातार चलती रहे। संभव नहीं है लेकिन असंभव भी नहीं है, मतलब इन द सेंस कि अगर सपोर्ट सिस्टम अच्छा हो ना तो पॉसिबल है। अवेकनिंग, अवेयरनेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बुरे लोगों की वजह से नहीं होगा ये कि बुरे लोग बहुत बढ़ गए, अच्छे लोग जब अपना काम करना शुरू कर देंगे तब होगा ये। बाद में इन सबको शपथ कौन दिलवाएंगे? प्रेसिडेंट दिलवाएंगे। ये सारी बातें हो चुकी है आर्टिकल 75 में। ये है आपका आर्टिकल 74, 75। ये बात करता है प्राइम मिनिस्टर के बारे में और उनके काउंसिल के बारे में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 74 और 75। एक है आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 में बता रखा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या बेसिकली भला है, इसे कहते हैं महान्यायवादी। यही तो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? महान्यायवादी। ये जो है भारत सरकार के वकील होते हैं। भारत सरकार का कोई भी केस होगा, अब मोदी जी के पास इतना टाइम है कि मोदी जी के ऊपर कोई FIR कर दे, कोई केस कर दे तो मोदी जी उसके लिए फाइट करने जाए, या किसी मिनिस्टर के पास, या इनको कोई कानून लेके आना है ना। सुप्रीम कोर्ट इतना फ्री बैठा हुआ है, कोई इनके ऊपर केस चल जाए, कोई मसला हो जाए तो इसके लिए क्या करते हैं? एक परमानेंट वकील रखते हैं अपने पास में, जो होता है कौन? आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इन भाई साहब की क्वालिफिकेशन जो होती है, इनकी क्वालिफिकेशन होती है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर क्वालिफाइड होते हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट का जज जो है कितना क्वालिफाइड होता है? जो 10 साल तक एडवोकेसी करता हुआ आया हो 10 साल तक एडवोकेसी करते हुए आया हो। आपका किसी हाई कोर्ट के अंदर और 5 साल तक जज रहा हो किसी हाई कोर्ट के अंदर। यही तो है, यही है। बाकी अब मैं डिटेल में बात करूंगा आगे। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनकी क्वालिफिकेशन होती है। मतलब चलो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं, ये बन सकते थे, ये बने हुए हो, दैट इज। और आर्टिकल 88 कहता है कि ये जब बन जाएंगे अटॉर्नी जनरल तो इनके पास एक पावर है कि ये चाहे, आर्टिकल 88 कहता है कि ये क्या कर सकते हैं, भाई मैं बताऊंगा अभी आगे, कि ये पार्लियामेंट के अंदर बैठ सकते हैं, पार्लियामेंट में सिट कर सकते हैं, मतलब बैठ सकते हैं। पार्लियामेंट बोले तो लोकसभा राज्यसभा दोनों में, लेकिन वहाँ पे ये वोट नहीं कर सकते हैं। उसकी प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, सब कुछ कह सकते हैं, लेकिन ये वोट नहीं दे सकते। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है, इनको असिस्ट करने वाले जो होते हैं वो होते हैं आपके सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनके नीचे होते हैं, इनको ये असिस्ट करते हैं। और इनके नीचे होते हैं शायद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, या एडिशनल सॉलिसिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया जो है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 76 सॉरी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा इसके अंदर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद 2 आर्टिकल और है, उसके बाद आपका ये पार्ट खत्म हो जाएगा। एक है आर्टिकल 77 जिसमें बता रखा है कंडक्ट ऑफ बिजनेस के बारे में। कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कैसे होगा? ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिंपल है जी, प्रेसिडेंट के नाम पे होगा, इन द नेम ऑफ। मैं पहले ही बता चुका हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। प्रेसिडेंट के नाम पे सारा कुछ होता है, सारे काम इन्हीं के नाम पे चलते हैं। भारत सरकार कोई भी एग्रीमेंट करेगी तो किसी न किसी का साइन तो लेगी ना, अपनी साइड से साइन तो करेगी, किसी का नाम तो लिखेगी। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का लिखते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी सोचता है कि बताओ कांड सारे तुम करते हो, नाम मेरा लगा देते हो। ठीक है, तो क्या करे भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और आर्टिकल 78 में बता रखा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, इनको फर्निश करना होता है क्या? इन्फॉर्मेशन को फर्निश करना होता है। अरे यार जल्दीबाजी में क्या लिख रहा हूँ मैं, ये फर्निश करना होता है इन्फॉर्मेशन को जो भी प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल करती है,
तो ये अगर बोल रहे हैं कि भाई हम मुझे ये पर्टिकुलर जो कानून तुम लेके आओ मुझे एक बार दिखाओ, मुझे एक बार भेजो, ये जो तुमने फाइल पास की है जो नॉर्थ ईस्ट के मामले में, और अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मंगा रहे हैं तो आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है जी। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चेक करेंगे कि हाँ भाई ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसके बारे में कंसल्ट करेंगे और देश के लोगों को अवगत करवाएंगे कि भाई सरकार की जो मनोदशा और जो सरकार की जो दिशा है वो आपको परेशान करना नहीं, वो कुछ नए बदलाव करना चाहते हैं जो कुछ भी है। तो इसीलिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमेशा ये डिमांड रखते हैं कि भाई मेरे पास वो सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए जो भारत सरकार कर रही है, वो सारी की सारी फाइल मेरे पास होनी चाहिए, जब मैं मांगूँ पहुँचा देना मेरे को, ये मेरा क्या है फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि आर्टिकल 78 क्या कहता है कि भाई प्रेसिडेंट के पास सारी इन्फॉर्मेशन पहुँच जानी चाहिए। मैंने आपको प्रेसिडेंट बता दिया, वाइस प्रेसिडेंट बता दिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बता दिया, प्राइम मिनिस्टर बता दिया, AGI बता दिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और फाइनली आपका जो है ये वाला सेक्शन खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे अगली क्लास में किसके बारे में, पार्लियामेंट, ठीक है ना। पार्लियामेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट, लेकिन डोंट वरी ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। मैंने आपको आर्टिकल 1 से लेकर और 78 तक मैंने बता दिया आपको आर्टिकल, ऐसे कर करके हम 395 तक जाएंगे और एक भी आर्टिकल आपका नहीं छोड़ेंगे। बस आप भी वादा करें कि आप इस क्लास को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। चलते रहे लगातार और लेते रहे क्लास। तब तक के लिए थैंक यू सो मच टू ऑल माय कॉन्फैक्ट्स। बाकी हम मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।